नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। धराली आपदा के बाद अब तक कुल 1308 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रविवार को 181 लोगों को निकाला गया, जिनमें 128 को मातली हेलीपैड पहुंचाया गया, जबकि 53 लोगों को चिन्याली सौंड के हेलीपैड लाया गया। एक शव भी बरामद हुआ है। 15 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। हालांकि लापता लोगों की संख्या और बढ़ सकती है, ये भी खबर आ रही है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां मौसम खराब होने की वजह से हेली रेस्क्यू पर ब्रेक लगाना पड़ा। देर रात से कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भटवाड़ी डुंडा में सुबह से बादल छाए रहे, जिसे देखते हुए अभी हेली रेस्क्यू को फिलहाल रोका गया। बताया जा रहा है कि मौसम खुलते ही फिर से यहां पर हेली रेस्क्यू की शुरुआत की जाएगी। उत्तरकाशी से बलबीर परमार इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर इस वक्त क्या जानकारी आ रही है? मौसम किस तरह का दिख रहा है? क्या अब भी बादल छाए हुए हैं? बिल्कुल, जनपद में पूरी तरह से बादल छाए हुए, धुंध छाई हुई है। इसके अलावा हल्की बारिश भी हो रही है और कह सकते हैं रात भर जिस तरह से तेज बारिश हुई और मौसम पूरी तरह से पैक है, तो जो हेलीकॉप्टर से जो राहत बचाव कार्य जो किए जा रहे थे उस पर फिलहाल रोक है जब तक मौसम साफ नहीं होता है, क्योंकि ऐसा ही मौसम धराली हरसिल घाटी में भी बना हुआ है। और इस समय कोशिश ये की जा रही है कि जो सड़क जो बंद हो रखी है, खासकर डबरानी से आगे, वहां पे मशीनें पहुंचा दी गई है बीआरओ की तरफ से और युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बीआरओ के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मंगलवार या बुधवार तक रोड को खोला जा सकेगा, पर जिस तरह से बड़े बड़े बोल्डर वहां पे आए हैं, रोड वॉश आउट हुई है, तो एक बड़ी चुनौती है। और आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। हेलीकॉप्टर से जो राहत बचाव कार्य चल रहा था उस पर भी रोक है। मौसम देखना होगा कि कब तक साफ हो पाता है, पर अपडेट यही है कि जो रेस्क्यू कार्य है ऊपरी क्षेत्रों में एसडीआरएफ के जो जवान है, जो एनडीआरएफ के जवान है, और इसके अलावा जितनी भी एजेंसी है, सब सुबह से ही फिर से एक बार जो लोग दबे हुए हैं, जिनकी तलाश में उनके परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो घटना स्थल पे भेजा जाए, तो वहां पे जो दबे हुए जो लोग हैं उनके लिए सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जो लोग वहां आसपास प्रभावित इलाकों में है, जहां की बिजली गुल हो गई है, खाने पीने को लेकर समस्या हो रही है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है? वहां के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है या उन्हें रसद, बिजली, नेटवर्क कनेक्टिविटी उनके घर पर मुहैया कराने की कोशिश हो रही है? तो काफी हद तक सही कर दिया गया है और संचार सेवाएं भी काफी हद तक ठीक कर दी गई है। इसके अलावा जो लोग जहां तहां फंसे हुए हैं वहां पे जो राहत सामग्री बनाई गई है वहां तक खच्चरों के माध्यम से या फिर एसडीआरएफ जवान या मजदूर भी वहां पे भेजे गए, उनके माध्यम से भेजी जा रही है। खुद जिलाधिकारी से लेके जो भाजपा के विधायक है, भाजपा का जो संगठन है, वो ग्राउंड जीरो पे इस समय लगातार राहत कार्यों को तेजी देने में लगा हुआ है। खुद जो भाजपा के विधायक से लेके सभी ग्रामीणों से मिल रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, उन्हें ढांढस बना रहे हैं और रास्ते पूरी तरह से कनेक्टिविटी कटी हुई है, उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। धराली में 2 से 3 जिस्मी मशीन लगाई गई है ताकि जो मार्ग है धराली से लेके हरसिल तक उसे खोला जाए। और एक अपडेट मैं बढ़ा दे दूं कि जो झील बन गई है वहां पे यूजीवीएनएल के अधिकारी पहुंच चुके हैं, वो भी मुआयना करेंगे कि इस झील से कितना खतरा है, किस तरह से इसको खाली कराना है, इसको लेके आज निरीक्षण किया जाएगा। तो सभी जो पहलू है उस पर काम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाए ताकि लोगों को बड़ी राहत मिले, और राहत तभी मिलेगी जब गंगोत्री हाईवे पूरी तरह से खुल जाएगा। इस समय बीआरओ और लोक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से मोर्चा संभाले हुए है और हाईवे को खोलने की कोशिश तेजी से की जा रही है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन अलग अलग पहलुओं पर चलाया जा रहा है। एक तरफ, धन्यवाद आपका इस वक्त बलबीर पूरी जानकारी देने के लिए। सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, पुल बनाने का काम चल रहा है, बिजली कनेक्शन और मोबाइल टावर
यानी कि तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं जो इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं फिलहाल, वहां के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा दूसरी जगहों पर। धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली। उन्होंने देहरादून में कल कंट्रोल रूम में पहुंचकर ये जानकारी ली। साथ ही आपदा को लेकर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जरूरी निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था को लेकर तेजी से काम किए जाए। आपदा के नुकसान का आकलन किया जाए। एक टीम धराली जाएगी इसके लिए। धराली में लापता लोगों पर उन्होंने कहा कि कई लोग मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से नहीं मिल रहे थे, लेकिन मोबाइल नेटवर्क आने के बाद उनका पता चला है। पहले उनको मिसिंग मान लिया गया था, लेकिन बाद में वो मिल गए हैं। कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी। जल्दी से जल्दी समिति जाएगी। देखिए, अभी चूंकि एक प्रारंभिक रूप से एक आंकड़ा ऐसा कोई अभी नहीं बन पाया है। अभी लोगों ने बताया है, कुछ लोग मिल रहे हैं क्योंकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी, उसके कारण से चूंकि ठीक प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है जो उस समय में टेलीफोन सेवा के कारण से मोबाइल नेटवर्क नहीं था तो वो भी मिसिंग की श्रेणी में थे, तो कुछ लोग उसमें से आ भी गए हैं। तो उसका आकलन करके जल्दी जो है अभी निकल जाएगा। उत्तरकाशी के गंगनानी के पास वैली ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बाद बीआरओ के जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस ब्रिज को बनाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा था, जिसमें आर्मी, बीआरओ की टीम लगी थी। इस पुल से गंगोत्री तक आवाजाही आसान हो सकेगी। रविवार को उत्तरकाशी के हर्षिल से चिनूक हेलीकॉप्टर से एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया। हर्षिल से गर्भवती महिला रेखा को पहले चिन्याली सौड़ हेलीपैड लाया गया, इसके बाद मातली हेलीपैड पहुंचाया गया। मातली से उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेखा मुखबा गांव की रहने वाली है। धराली में आई आपदा के छठे दिन भी एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्य में जुटी है। मलबे में दबे लापता व्यक्तियों की तलाश की जा रही है और इसके लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। धराली आपदा के बाद एसडीआरएफ लगातार मोर्चे पर डटी है। राहत और बचाव में इस वक्त पूरी की पूरी टीम लगी है। राहत और बचाव के साथ अब लोगों को राहत देने के नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। धराली और हर्षिल में एसडीआरएफ ने एक कम्युनिटी किचन शुरू किया है ताकि प्रभावित लोगों को भोजन आसानी से मिल सके। साथ ही इलाके में काम करने वाले मजदूरों के साथ पुनर्निर्माण कार्यों में जुड़े लोगों को भी भोजन मिले। मेडिकल फैसिलिटी की भी शुरुआत की गई है। घायल और बीमार लोगों को तुरंत इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत बचाव अभियान के दूसरे चरण में फोकस है, जिसके तहत आईपीएस अरुण मोहन जोशी को धराली और हर्षिल में इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किया गया है, जबकि अपर्ण यदुवंशी को डिप्टी इंसिडेंट कमांडर की जिम्मेदारी दी गई है। नियुक्ति के बाद अरुण मोहन जोशी सीधे धराली पहुंचे, मौके पर कमान संभाला और काम में जुट गए। धराली की आपदा भीषण थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी विभीषिका और भयानक होती अगर मुखबा गांव से लोगों ने सीटियां न बचाई होती। लोगों की सीटियों ने दर्जनों लोगों की जान बचाई। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए।
कैसे गिरा भाई? दिन मंगलवार, समय दिन के 1:30 बजे धराली के ठीक ऊपर से मौत तांडव करती हुई जब नीचे आ रही थी, ठीक उसी समय नदी के दूसरे तट पर स्थित मुखबा गांव से जोर जोर से सीटियों की आवाज ने धराली बाजार और गांव के घरों के अंदर मौजूद लोगों को अलर्ट कर दिया। लोग समझ चुके थे कि कुछ अनहोनी हो रही है। बाजार और घरों में मौजूद लोग सीटियों की आवाज सुनते ही भाग खड़े हुए। कैसे गिरा भाई? कुछ बच गए, कुछ काल के गाल में समा गए। मोहम्मद इमरान भी उन खुश नसीबों में एक था जिसकी सीटियों की आवाज से जान बच गई। सर मैं वहाँ मार्केट में सामान लेने के लिए गया था कुछ, तो वहाँ पे मेरे से तीन साथी भी थे जो सामान ले रहे थे और मैं गाड़ी के पास खड़ा था। अच्छा। तो तब ऊपर से वहाँ से मुखबा गांव से आवाज़ आ रही थी कि भागो, या सीटी बजा रहे थे वो। तो उसे देख के सब लोग भागने लगे। वैसे ही मैंने 3 लड़कों को अपने बोला कि मैं गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, तुम भागो। तो वो वहाँ से भागे, मैं गाड़ी घुमा के वहाँ से निकला। फिर मैं जब आगे पहुँचा तो वो मुझे कोई भी नहीं मिला उनमें से। जो भी बचे हैं वो मुखवाल लोगों की वजह से बचे हैं। मुखवाल पंडित जी लोगों ने उन्होंने सीटी मारी तो कुछ लोग निकल के आए और हमारे आंखों के सामने हुआ। जो भी हुआ सर हमारे आंखों के सामने हुआ और बहुत ही भयंकर मंजर था वो, हम सोच भी नहीं सकते। कई सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ पर ऐसा कभी घटना नहीं हुआ। गंगा भागीरथी के दाहिने तट पर धराली मौजूद है तो बाएं तट पर काफी ऊंचाई पर मुखबा गांव है। बारिश के बीच धराली के ठीक ऊपर आए बवंडर को मुखबा के लोग लाइव देख रहे थे। इतनी दूर से जो आवाज वहां पहुंच सकती थी वो थी सीटियां। इन सीटियों ने कई जिंदगियों को जीवन दान दे दिया। सीटी बजाने वालों में मुखबा निवासी गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल भी मौजूद थे। हम लोग अगर सीटी यहाँ से नहीं मारते, हल्ला नहीं करते, इतनी सीटियां मारी गई, इतना हल्ला किया गया, जिसके कारण मुझे लगता है कि बहुत जो जाने थी वो बची। जो हमारा प्रयास था, हमने बहुत हल्ला किया, सारे गांव ने सीटियां मारी। इससे नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता, वो इतना तेजी से फ्लड आया कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। सामान्य तौर पर सीटियां बजाना शरारत माना जाता है, लेकिन पहाड़ों में एक घाटी से दूसरी घाटी तक आवाज पहुंचाने के लिए अक्सर सीटियों का प्रयोग किया जाता रहा है। उत्तर काशी के इस पूरे इलाके में देवी देवताओं के पूजन के दौरान भी कई बार जोर जोर से सीटियां मारने की परंपरा है। यही सीटियां धराली की महाप्रलय में कई लोगों के लिए वरदान बन गई। न्यूज़ 18 के लिए धराली से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। प्रदेश में आज तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं देहरादून में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम देहरादून ने क्लास 1 से 12 तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। देहरादून में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और इसी के साथ सभी जिलों के अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया है। देहरादून में सभी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तेज बारिश की वजह से ये फैसला लिया गया। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है देहरादून समेत कई जिलों में, जिसके मद्देनजर सतर्कता बरती जा रही है। और बारिश की वजह से हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। तेज बारिश के बाद अलर्ट के बाद ये रोक है, जिसी के साथ फूलों की घाटी जाने पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। पहाड़ों पर 15 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चमोली से बड़ी खबर, जहां बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर बलदुणा पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ। हाईवे इस वजह से पूरी तरह से बंद है। हाईवे के दोनों तरफ लोग फंस गए हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम हाईवे को खोलने में जुटी है। अब बारी है गांव की सरकार की। जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बात हो रही है। आज 11 से 3 बजे तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के नॉमिनेशन होने वाले हैं।
जिला पंचायत के लिए जिला मुख्यालय में नामांकन होगा, जबकि क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर नामांकन होगा। आज ही 3 बजे के बाद नॉमिनेशन पत्रों की जांच भी होगी। सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, आज फिर सियासी हलचल तेज होगी, बताएं किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी। देखिए, बिल्कुल 31 अगस्त को उत्तराखंड में पंचायतों के लिए पोलिंग रिजल्ट निकला था, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के परिणाम सामने आए थे। अब जो नेक्स्ट स्टेज में होता है कि जो क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के इलेक्शन चुनाव होने हैं, जिनमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वोट करते हैं। तो आज जो भी ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए जो दावेदार हैं वो आज उनके लिए आज नामांकन करने का समय है 11 बजे से 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद आज ही नामांकन पत्रों की भी जांच होगी और 14 अगस्त को इसमें वोटिंग होगी और 14 अगस्त को ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इन चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बिल्कुल आमने सामने बने हुए हैं। सियासत बेहद गर्म है उत्तराखंड की, और खासकर बीजेपी ने 12 के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ा पीछे रही है। कांग्रेस ने करीब 5 से 6 जिलों में कैंडिडेट घोषित किए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बहुत सारे कैंडिडेट्स को डरा धमका रही है और अपने पाले में खड़ा कर रही है, इसीलिए उसने कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं किए, ये कांग्रेस का दावा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर सके जिलों में। बीजेपी की कहना है कि 12 के 12 जिलों में वो जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बनाने जा रही है। तो उत्तराखंड की सियासत भी गर्म है। आज नॉमिनेशन के साथ साथ ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी ने कितने दावेदार खड़े किए हैं, किस जिले की क्या स्थिति है। जी धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी ने सभी 12 जिलों में कैंडिडेट घोषित किए, तो कांग्रेस ने मात्र एक जिले में ही कैंडिडेट घोषित किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उनके कैंडिडेट को तोड़ न दे, इस डर से उनके नाम जाहिर नहीं कर रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी उनके सदस्यों को डरा रही है, धमका रही है, खरीद फरोख्त कर रही है और इसलिए नाम घोषित नहीं किए जा रहे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास सदस्य ही नहीं है। साथ ही डराने धमकाने के आरोप पर उनका कहना है कि कांग्रेस बेवजह की बातें कर रही है। भय भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डर भी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से दूसरी पार्टी के जीते हुए लोगों को खरीद रही है, डरा रही है, किसी की जमीन को जो है मर्ज कर देंगे बोल रहे हैं, किसी से कह रहे तेरा कारोबार ठप कर देंगे। इसलिए हम अभी खोलें या ना खोलें, मैं अपने सीनियर्स से राय लूँगा, क्योंकि जीतने के बाद तो हम खोल देंगे ये हमारे हैं, लेकिन अभी खोले ना खोले जैसा हमारे सीनियर्स राय देंगे वो करूँगा। कांग्रेस के पास किसी भी जिला पंचायत के अंदर इतनी संख्या नहीं है कि प्रत्याशी घोषित करें, और भारतीय जनता पार्टी 12 के 12 जिला पंचायतों में अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। एक डरा धमका, एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको कौन डरा धमका सकता है। उत्तराखंड राज्य के अंदर हमेशा निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और विचारों का युद्ध हुआ है। मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूँगा, इस प्रकार की मिथ्या बातें बोलकर अपने नेतृत्व को कमजोर। देहरादून में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी ने 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि है और हमारी सरकार संस्कृत को बढ़ावा दे रही है। सही में आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि पर तपस्या की और संस्कृत ग्रंथों की रचना की। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में हमारी सरकार का प्रयास है कि देववाणी संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड में आने वाले समय में और तेज गति से प्रज्वलित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने राज्य के सभी जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की है। इन ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में
संस्कृत का प्रयोग करेंगे, जिससे देववाणी पुनः हमारे जीवन में बोलचाल और व्यवहार और संवाद का हिस्सा बन सकेगी। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हमारी सरकार प्रदेश में जहां एक और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है, वहीं संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना से सम्मानित भी कर रही है। पूरा सरकारी तंत्र देहरादून पर फोकस करता है, लेकिन मजाल है कि सड़कों की हालत दुरुस्त हो जाए, वो भी तब जब देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम से जानी जाती है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एक इलाके की नहीं है। कैंट, राजपुर से लेकर धर्मपुर, देहरादून में जिस जगह आप जाएंगे आपको हालात कमोबेश ऐसे ही दिखेंगे। ये हाल तब है जब देहरादून में चकाचक सड़कों के लिए 61 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च हुआ है, लेकिन बरसात में हालात आपके सामने हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि यहाँ तो गड्ढों में सड़क है। सड़कों पे गड्ढे नहीं है मैडम, सड़कें गड्ढों में है पूरे देहरादून में। खासकर जिस जगह हम रह रहे हैं उसका तो बुरा ही हाल है। हमारे तो मेयर साहब भी वहीं के हैं जहाँ के हम हैं, और मेयर साहब की ही गली खराब पड़ी हुई है। देखना चाहिए, हाँ विधायकों को देखना चाहिए, प्रधान को देखना चाहिए, गांव में जो प्रधान है उनको देखना चाहिए, शहरों में जो विधायक है उनको देखना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं कि सड़क एकदम से अच्छी नहीं बन सकती है, पर चलने लायक तो बन सकती है, ताकि जो गड्ढे हैं वो भर सके हैं, गड्ढों में पानी ना हो। गड्ढे पानी से भरे रहते हैं, मिट्टी रहती है, पता नहीं लगता। लेकिन गजब की बात यह है कि जनप्रतिनिधियों को कहीं सड़क खराब नहीं दिखती। राजपुर विधायक कहते हैं कि सड़कें टकाटक है, जबकि कैंट विधायक बरसात के बाद सड़क ठीक करवाने की बात कहती हैं। देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि राजपुर रोड विधानसभा में अगर आप जाएंगे सारी सड़कें टकाटक हैं। हाँ, कुछ गलियों में दरअसल जो है कुछ सड़कें खराब हुई भारी बारिश की वजह से, उनको ठीक करने का जो है बाकायदा बारिश में भी हमारे लोक निर्माण विभाग के लोग काम कर रहे हैं। जो गड्ढे हो रहे हैं जहाँ पर उनको भरने का काम कर रहे हैं, और जहाँ पे ज्यादा गड्ढा हो गया वहाँ पे ईंट बिछाने का काम कर रहे हैं। 3 महीने होने जा रहे हैं, बारिश इतनी अंधाधुंध बारिश यहाँ पर आ रही है कि जो भी हम काम शुरू करते हैं बीच में अधूरा रह जाता है। और सारी सड़कें तैयार है, हमारी पास हो गई हैं और होनी है, कुछ PWD से, कुछ MDDA से और कुछ विधायक निधि से और कुछ नगर निगम से भी सब बननी है। हमें ही मालूम है बनानी है हमने, लेकिन बारिश थोड़ा संभले तभी ये कार्य हो पाएगा। बारिश के कारण ये कार्य थोड़ा सा लेट हो गया है। पूरी बरसात में सड़कों का हाल बुरा है। एक बात ये भी मानिए कि सड़क बरसात में बनाई तो कारगर साबित नहीं होगी, लेकिन कम से कम वहां हादसे न हो इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम तो किए ही जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अगली खबर चमोली से, जहां बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर बलदुड़ा पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ और इसी के साथ कमेडा, नंदप्रयाग, उमटा, पीपलकोटी, भनीर पानी में हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच लैंडस्लाइड, हाईवे का एक बड़ा इलाका क्षतिग्रस्त हुआ है। दोनों तरफ लोग फंसे हैं। हाईवे पर मलबा जमा है जिसे खोलने का काम चल रहा है। PW की टीम हाईवे खोलने में जुटी है, मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। यात्री भी इस इंतजार में है कि कब मलबा हटे और वो यहां से आगे बढ़ सके। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।